मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मानव समाचार में एक बार फिर आपको एक नए चेहरे, नई शख्सियत से मिलवाने हम जा रहे हैं, जो कि मुत्तहिदा महाज मीडिया सेल के इंचार्ज मालेगांव के हैं, सेक्रेटरी युवा जनता दल मालेगांव शहर, सदर बज़्म साथी निहाल अहमद मालेगांव शहर हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये शख्सियत ऐसी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मालेगांव शहर की सियासी समाजी शख्सियत इन्हें जानती और पहचानती है। आइए हम आज मुलाकात करने जा रहे हैं जनाब अबू शुएब निहाली साहब से। वेलकम सर। शुक्रिया। हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे अबू शुएब निहाली साहब से कि जैसा कि मालेगांव शहर में हमने देखा है कि आमतौर से लोग किसी लीडर को मानते हैं, लेकिन इतना नहीं मानते कि अपने नाम के आगे लीडर का नाम लगाया जाए। जैसा कि आपका नाम है अबू शुएब निहाली, आप निहाली नाम से मशहूर हो। अबू शुएब निहाली बोलने पर शहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शहरी आपको पहचान लेता है। तो निहाली नाम लगाना आपके लिए ज़रूरी क्यों? ऐसा है कि हम लोग शुरू से साथी निहाल अहमद साहब के जो काम करने के तरीके थे, हम बहुत मुतासिर हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सही मानों में शहर में अगर कोई लीडर होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ वो निहाल अहमद साहब ही थे। और उनके कामकाज करने के जो तरीके, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर था। बचपन से उनकी तहरीकें देखता था और उनके साथ काम करने का मौका मिला। 88 साल प्रोग्राम में मुझे उनके साथियों में चुना गया, जबकि मेरी उम्र बहुत ही कम थी उस समय। मगर ऐसा है कि साथी निहाल अहमद साहब के साथ काम करते करते इतना तजुर्बा हुआ मुझको कि शहर के हालात जो सियासी हैं उसे बखूबी कम से कम मैं तो जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। और शहर का जो रद्दअमल होता है सियासी दौर से, तो ये कहीं ना कहीं हमने साथी निहाल अहमद साहब से सीखा है। और हमेशा से ही साथी निहाल अहमद साहब के काम काज के जो तरीके हैं और जो सोशलिस्टिज़म है, हम लोग उससे बहुत मुतासिर हैं और उसी नज़रिए पे आगे भी काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि मेरा सवाल था कि निहाल अहमद साहब मरहूम जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका नाम आपने अपने नाम के आगे क्यों लगाया? ये सवाल तो मैंने आपको यही कहा ना कि मैं उनके नज़रिए से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। मतलब उनसे इतने ज़्यादा मुतासिर है आपके वो ऐसा है कि यार बास कांग्रेस का अगर कोई वर्कर होगा तो कांग्रेसी कहलाता है। मुफ्ती साहब का अगर कोई वर्कर होगा, जैसे उन्होंने तीसरा महाज बनाया, उन्हें महाजी कहते हैं। मजलिस का अगर कोई वर्कर होगा वो मजलिसी होगा। मैं निहाल अहमद का वर्कर हूँ, इसलिए मैं निहाली हूँ। ठीक। तो जैसा कि आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी जब आपने जनता दल ज्वाइन की? मैं 2000 से जनता दल से जुड़ा हूँ। 1999 का इलेक्शन हारने के बाद मैंने देखा कि एक ऐसा लीडर है जो हारने के बाद भी शहर की फलाह और बहबूद के लिए काम काज कर रहा है। तो 2000 से मैं जनता दल यानी देखता था काम काज क्या हो रहा है। पार्टी ऑफिस पर मीटिंग में जाया करता था और जलसे जुलूस में जाया करता था। तो मैं 2000 से जुड़ा हूँ, तकरीबन 20 साल हो चुके मुझे पार्टी से जुड़े। ठीक है। आप मालेगांव शहर में उनके जानशीन के तौर पर किसे मानते हैं? ऐसा है कि सियासत में निहाल साहब ऐसा बोलते थे कि बुलंद इकबाल मेरा जानशीन होगा, मगर अल्लाह की मर्ज़ी, और हम उसे मानते। और अभी फ़िलहाल शहर में तमाम लीडरों में शान इन साहिबा ऐसी लीडर हैं जो बुलंद इकबाल के मुशाबह तालीम याफ्ता भी हैं और उनके अंदर ये तमाम खूबियाँ हैं जो लीडरों में कहलाती हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों में वो ऐसा हकीम की तरह तो नहीं, मगर निहाल अहमद की बेटी होने पर उनसे आगे जा सकती है। ऐसा तो हमने आज तक देखा नहीं है कि लीडरान की औलाद लीडरों से आगे जाती है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। अगला सवाल आपसे हम ले रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में
आज के जो मौजूदा एमएलए हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुन कर आए, लेकिन कई महीनों से वो शहर में दिखाई नहीं दे रहे। और आप जनता दल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो। जनता दल और मुत्तहिदा माज ये गठबंधन है, एक मुत्तहिदा माज बना है गठबंधन होने के बाद, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि अभी उनको जब आमदार वो बने, शिवसेना की सरकार बनने में 3 महीने का वक्फा लग गया, फिर थोड़े हालात सुधरे तो लॉकडाउन का मामला हो गया। कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में किसी भी आमदार को किसी तरह का फंड नहीं मिला सिवाय महामारी के फंड के। अगर कामकाज शुरू होगा, हमने आवाम से वादा किया है, इसीलिए हमने सपोर्ट भी की। साथी बुलंद इकबाल का वादा था, हम हत्तौल इम्कान कोशिश करेंगे उनसे पूरे 4 साल काम लेने की, और शहर को कुछ देंगे इंशाअल्लाह। कुछ देंगे मतलब ऐसी कोई ख़ास चीज़ देना चाहेंगे आप शहर को? बिल्कुल देंगे। सबसे पहले तो मामलात ऐसे हैं कि हम कोशिश ये करेंगे कि कोई किसी तरह का रोज़ी रोज़गार के जो नए मौके सरकार दे, यहाँ किसी तरह का प्लान है वो कोशिश करेंगे आमदार साहब। ऐसा मतलब आपकी सोच ये है कि हम शहर को कुछ देंगे, मतलब उसमें एक बेहतरीन रोज़गार देने की आपकी बात है? बिल्कुल। ये याद रखना आपको ज़रूरी रहेगा कि ये बात रिकॉर्ड रहेगी। बिल्कुल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी एपिसोड में, इसी चैनल पर, और देखें कि हम 4 साल के बाद आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो बड़ी मेहनतें करेंगे 4 साल के अंदर और इस शहर को बेहतरीन रोज़गार देने की जुटाएंगे, हिम्मत जुटाएंगे। आपने उनसे उम्मीदें लगाइए। आपके साथी बुलंद इकबाल साहब, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मैनिफेस्टो था उसमें कई मुत्तदा बार उनका नाम था, कई बार उनका नाम लिया गया, उनके हवाले से मैनिफेस्टो बनाया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो मैनिफेस्टो था उस पर काम क्यों नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं एक बात का खुलासा कर दूं, मैनिफेस्टो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं था। हमारा गठबंधन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से हुआ जिस वक्त वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे। फिर ऐसा हुआ कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किए, तो हमारा गठबंधन होकर मुत्तहिदा महाज बना। मुत्तहिदा महाज का मैनिफेस्टो था, यानी कि 3 पार्टियों का मिल करके। तो उसमें बुलंद इकबाल साहब का कई जगह जिक्र है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ भी बुलंद इकबाल साहब का नाम है, जिन जिन चीज़ों में, वो हम हर हाल में पूरी करवाएंगे। ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी। जैसा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों को जमा करने वाली जमात और एक जनता दल सेक्युलर, इसका मेल कैसे हुआ ये आज तक समझ में नहीं आया, लोगों की समझ के बाहर है। ऐसा है कि नज़रिए की बात है, हम सोशलिस्ट नज़रिया रखते हैं। सोशलिस्ट नज़रिया मतलब हम किसी तरह का भेदभाव और फिरका परस्ती से मतलब कहीं ना कहीं शिवसेना से भी आपका गठबंधन हो सकता है, ये शहर की आवाम को बताना चाहते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। फिरका परस्त से तो कभी साज़गांठ नहीं हो सकती हमारी, और ना कभी होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आपकी साज़गांठ है, कैसे, ये किस बुनियाद पे होगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार थे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिस वक्त तो राष्ट्रवादी में थे, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से हमारा पेक्ट है। ये बात आप पहले अच्छी से समझ लो। लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट आपने असेंबली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किया, आपने वो नामजद उम्मीदवार थे। आपने सहारा लिया असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी का, इसके बारे में ऐसा है कि ये शहर शहरी शख्सियत पर चलता है। असदुद्दीन अवैसी होंगे, वो हिंदुस्तान भर में उनका चर्चा होगा। यहाँ शहर में लोगों ने निहाल अहमद साहब, बुलंद इकबाल साहब और मुफ्ती साहब का नाम देखकर वोट दिया है। असदुद्दीन साहब है ना लीडर, हम कहाँ नहीं बोलते, मगर शहर जो है वो शख्सियत पर चलता है। यहाँ पर चंद खानवादे हैं जिनके पीछे पूरा शहर चलता है। कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ देंगे शेख रशीद साहब, कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचेगा। ये शख्सियत परस्ती का गाँव है। यहाँ सिर्फ नाम से वोट मिलती है। निहाल अहमद को वोट मिलती थी, शेख रशीद साहब को वोट मिलती थी, अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को वोट मिली है। ये आप ध्यान रखो, इसमें किसी पार्टी का अमल दखल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं जनता दल का मुफाद होगा इस ऐसे गठबंधन में जो 3 रुकनी गठबंधन है। नहीं, एक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस्लामाबाद, हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नयापुरा और जनता दल सेकुलर हज़ार खोली, ये तीनों का गठबंधन
आवाम ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया? कहीं ना कहीं मुफाद होगा। आप पहले यही समझो, आपने हज़ार खोली का, जबकि असल घर साथी निहाल अहमद साहब का नयापुरे में ही है। तो जनता दल तो नयापुरे से ही परवान चढ़ी, हज़ार खोली में तो साहब बाद में रहने गए, असल तो नयापुरा ही है। तो ऐसा है कि हम नज़रिए की बुनियाद पर हम सपोर्ट किए। हमको अगर कहीं लगेगा कि फ़िरका परस्ती की बेस पे कोई बातचीत होगी तो हम हमारे नज़रिए पर काम करेंगे, हम हमारा रास्ता देखेंगे। फिर साथी निहाल अहमद साहब के ऐसे कोई खुसूसी काम जो शहर की आवाम के लिए आज भी फ़ायदेमंद है? साथी निहाल साहब के एक काम नहीं, काम सैकड़ों में। और जमूर स्कूल ऐसा अदारा है साथी निहाल अहमद साहब का, उनकी ख्वाहिश थी कि गरीब का बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। और आज वो ऐसे मज़ाफ़ाती एरिए में है जहाँ गरीब का बच्चा तालीम हासिल करके कुछ बन रहा है। और आज कई फील्डों में, अखबारात में, रोज़नामा के और भी कई अखबारात हैं, डिसिप्लिन वाले खुद वो भी वहीं जमूर में तालीम हासिल किए। बहुत से अखबार की फील्डों में और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें भी बहुत से लोगों ने जो जमूर से तालीम हासिल की होगी। और कुछ ऐसे बुनियादी काम जो कि शहर की आवाम को आप बताना चाहेंगे? ऐसा है कि सियासत में बुनियादी काम यही होता है, रोटी कपड़ा और मकान। आज साथी निहाल अहमद साहब ने तकरीबन 150 से ज़्यादा झोपड़पट्टियाँ बसाई, ये सबसे बड़ा बुनियादी काम है। इससे बड़ा और कोई बुनियादी काम मैं तो नहीं मानता। लेकिन कभी न कभी गरीब आदमी को रहने के लिए छत दिया, उनके लिए झोपड़पट्टी बसाया, सभा बनाई गई, और जो हिजरत करके मजदूर यहाँ आए थे उनको सर छुपाने की जगह दी गई, उनको मजदूरी सिखाई गई। वर्कर जो थे उनको लूम चलाना बाकायदा सिखाते थे, जो खानदेश से लुटे पिटे आए, जो उत्तर प्रदेश से आए, जो हैदराबाद के पुलिस एक्शन में यहाँ आए। तो ये शहर ऐसे ही बना है और इसके बनाने में, इनकी बुनियादी सहूलतों में सबसे ज़्यादा कुर्बानी साथी निहाल अहमद साहब की, मैं ऐसा मानता हूँ। जैसा कि आप ऐसा कह रहे हैं जैसे साथी निहाल अहमद साहब यहीं पर पैदा हुए। साथी निहाल अहमद साहब तो पैदा हुए हैदरबाद में ही, मगर ऐसा है कि पूरा बचपन जो है वहाँ नहीं से आए। आपका बोलना ऐसा नहीं, दक्कन से नहीं है। मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब वहाँ पर सर्विस करते थे मदरसे में। उस वक्त तो साहब वहाँ उनकी पैदाइश हुई। कुछ साल वहाँ रहने के बाद साथी निहाल अहमद साहब ने बचपना 4-5 साल वहाँ थे होंगे, उसके बाद पूरा मालेगांव में पूरी ज़िंदगी यही गुजरी उनकी। तो साथी निहाल अहमद साहब जब सियासी बातों से, सियासी कामों से मुतासिर हुए तो क्या उन्होंने किसी की वर्करी की या डायरेक्ट उन्होंने लीडरी की? नहीं, साथी निहाल अहमद साहब की ज़िंदगी बहुत मेहनत भरी रही। उन्होंने बहुत मेहनत की, एक वर्कर से स्टार्ट किए। हारून अंसारी साहब उनके उस्ताद थे जो कांग्रेस में थे। उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, पार्टी में कोई भी नहीं था। साथी निहाल अहमद साहब ने अपने तरीके से सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ करके अपना एक मुकाम पैदा किया। बल्कि मैं ऐसा मानता हूँ पूरे महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की नुमाइंदगी किया करते थे वो, और हारून अंसारी साहब के शागिर्द थे। चलिए ठीक है, आपने एक दो चीज़ें बताई कि मालेगांव शहर में साबिक मरहूम जनाब साथी निहाल अहमद साहब ने झोपड़पट्टी बसाई। उसके बाद आपने जमूर हाई स्कूल का जिक्र किया कि उन्होंने बनाया है। अब आपका आ जाता है तीसरा काम जो कि रोटी, रोज़गार और तालीम, ये चीज़ें हैं जो कि रहने के लिए छत होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, तालीम, अच्छी तालीम होना चाहिए। 2 चीज़ें आपने बताई। तो मैं ऐसा सुनता हूँ कि हमारे मरहूम साथी निहाल अहमद साहब किसी वक्त तो वज़ीर रोज़गार भी रहे। बिल्कुल। तो वज़ीर रोज़गार जो जितने भी वक्त के थे उन्होंने मालेगांव में रोज़गार कुछ ऐसा कायम किया उतने वक्त में जब वज़ीर रोज़गार थे वो? साथी निहाल अहमद साहब जब वज़ीर रोज़गार थे, हेमी रोज़गार योजना जो है, जो इंदिरा गांधी ने जिसको एक्सेप्ट किया, वो साथी निहाल अहमद साहब की तजवीज़ करद थी, जो आज भी मरकज़ गवर्नमेंट अपनाए हुए। उसका मामला ऐसा है कि रोज़ खड्डा खोदो, रोज़ मजदूरी लेकर जाओ। ये साथी निहाल अहमद साहब जब वज़ीर रोज़गार थे तो महाराष्ट्र में वो योजना कायम की गई, जिसे आज भी नरेंद्र मोदी सरकार में मान्यता है।
शहर में तो नहीं, देहातों में जहाँ गुर्बत है, अफलास से कम में नहीं, अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए ये रोज़ाना की मजदूरी का इंतज़ाम ये महाराष्ट्र से मुतासिर होकर पूरे मरकज़ में किया गया। और उस वक्त तो शहर मालेगांव से तकरीबन 2000 लोग सऊदी गए, जिसमें से आज शहर के बड़े बड़े रईस भी है उसमें, जो वहाँ काम करके, जो साथी निहाल अहमद साहब ने जिन्हें बिना पैसों के भेजा था, आज रोज़गार में अपना एक नाम बनाए हुए हैं। कभी वक्त तो पड़ा तो मैं उनका नाम भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जैसा कि अब वो रोज़गार से बेहतर, जैसे मालेगांव शहर उस वक्त तालीम याफ्ता नहीं हुआ करता था। आप बताइए कितने सन में साथी निहाल साहब वज़ीर रोज़गार रहे? 79 में रोज़गार, 79 में। उस वक्त अगर आप जाएंगे इस वक्त से पीछे, तो इतने तालीमी याफ्ता शहर में नहीं थे। लेकिन अब इस शहर में तालीमी याफ्ता लोग हैं, क्या उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा कि मेरा शहर पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा? जब तालीमी याफ्ता मेरा शहर बनेगा तो उस वक्त क्या यही रोज़गार रोज़ खड्डा खोदो रोज़ पानी पियो की स्कीम काम आई? मैंने ये नहीं कहा कि वो स्कीम यहाँ लागू की, मैंने ये कहा कि जब वज़ीर थे उस वक्त तो उन्होंने ये तजवीज़ लाई थी। असल चीज़ ये, आपने तालीम के बारे में कहा तो निहाल साहब बहुत दूरअंदेज थे। फार्मेसी कॉलेज, जहाँ पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटी का ऐसा अदारा है जहाँ मुसलमान बच्चे महज 18,000 रुपये में एडमिशन पा करके मेडिकल में और एमआर बनते हैं। तो तालीम के बारे में तो बहुत से मामलात हुए। जितने भी अदारे गांव में भर में हैं आज तालीमी, अगर वो ईमानदारी से बोलेंगे तो उनके परमिशन और ग्रांट लाने में भी साथी निहाल अहमद साहब का ही हाथ रहा है। और उनके कायम कर दे जो अदारे हैं, जमूर तो हुआ, पीएम हाई स्कूल, फार्मेसी, पैराडाइज का भी मामला उन्होंने ही मुकम्मल करवाया मेयरशिप रहते हुए। तो तालीमी मामलों में निहाल साहब बहुत आगे थे। इसीलिए और मज़ाफ़ात के एरिए में जो स्कूल हैं उनका ख़ास ध्यान रखते थे कि गरीब का बच्चा पढ़े। और शहर की आवाम ऐसा कहती है, ऐसा सुनने में आता है चौक चौराहों पर कि MIDC बेची गई। निहाल साहब के वक्त गवर्नमेंट ने यहाँ दी थी, लेकिन MIDC आज मालेगांव की बजाय सिन्नर में चल रही है। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। ये साथी निहाल अहमद साहब के मुखालिफ लोगों ने फैलाया हुआ है, ये सरासर झूठ बात है। MIDC का मामला ही नहीं है शहर में। साथी निहाल अहमद साहब हमेशा से चाहते थे कि कारपोरेशन भी न बने, क्योंकि जो सहूलत है वो मिलती नहीं है। आज शहर के रास्ते आप देख रहे हो, जैसा कि आप कह रहे हो मालेगांव शहर के, जैसे निहाल साहब, साथी निहाल साहब चाहते थे कि कारपोरेशन भी ना बने, तो आप पहले ही मेयर कारपोरेशन के साबित हुए। फिर ये तो आवाम का फैसला था, वो सार आंखों पर। हमने तो मुखालफत की कि कारपोरेशन न बने, लेकिन मगर आप नहीं हासिल की। हम जब आवामी वोट से जब हम मैदान में उतरे तो शहर खुद ये चाहता था कि आप उसको देखो, आप समझो, और वहाँ काम काज किए। चंकापुर डैम का मामला साथी निहाल अहमद साहब ने किया, जिसकी वजह से आज मालेगांव शहर को पानी मिल रहा है। क्या दोबारा आप इतने नाकाम हुए कि दोबारा आपकी पार्टी को शहर की आवाम ने कबूल नहीं किया कारपोरेशन मेयर के लिए? कारपोरेशन में मेयर के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने पैसा खिला करके भ्रष्टाचारी से 9 सीट पर मेयर बनाया, खरीदो फरोख्त तो करके। यहाँ भी उन्होंने बदउनवानी की, बच्चा मेयर शेख आसिफ को बनाया गया उस वक्त। जैसा कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, चलो यहाँ से देखते हैं कि जनता दल हमेशा भ्रष्टाचारी के खिलाफ काम करती है। बिल्कुल, और आगे करेंगे। आज तक के वो कहाँ तक कामयाब है भ्रष्टाचार के खिलाफ? शहर बोलता है भ्रष्टाचार तो किसी पार्टी को बोलना नहीं पड़ता, शहर ऑटोमेटिक समझ में आता है कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार। जैसा कि शहर बोलता है भ्रष्टाचार, आप इतनी बार भ्रष्टाचार 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 बोलते हैं कि शहर बोलने पर मजबूर होता है भ्रष्टाचार। आपने आज तक के 8 करोड़ जाली का मुद्दा जो आपने उठाया कि 8 करोड़ जाली में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उसके खाती कहाँ है? ये शहर को दिखाई क्यों नहीं दिया आज तक? ऐसा है कि उसमें पिटीशन दाखिल हुई, पैसा रोका गया। ये शेख रशीद साहब ने भी इकरार किया उसका कि जाली का पैसा रुका है 8 करोड़ रुपया, आर्बिट्रेशन बना हुआ है। या आप ये चाहते हैं कि शेख रशीद साहब झूठ बोल रहे थे? नहीं, मतलब ये वो तो बयान है उनका। भ्रष्टाचारी का मामला जैसे हमेशा से जनता दल उठाती है, हम मानते हैं जनता दल एक
ऐसी पार्टी है जो शहर में किसी भी पार्टी का आदमी भ्रष्टाचार करता है, जनता दल उसके भ्रष्टाचार को सामने लाती है, लेकिन वो जेल के पीछे क्यों नहीं जाता। आज तक शहर की आवाम यही सवाल करती है जनता दल से कि जनता दल कहीं बीच में ऐसा कोई मसला लेन देन तो नहीं हो जाता है जनता दल का कि भ्रष्टाचारी आदमी जेल के पीछे नहीं जाता। ये क्यों ऐसा है कि लेन देन अगर होगा तो शहर को दिखेगा। तो भ्रष्टाचार ऐसा है इसलिए है कि कागजात जो है वो सरकारी अधिकारी चलाते हैं, इसमें कारपोरेटर तो साफ बचकर निकल जाता है, मगर वो लोग जो बजट के लिए सब मामलात करते हैं, जो खाना पूरी होती है कागजी, सारी चोरी वहीं शुरू होती है। जैसा कि यही मैं एक बात यही बोल रहा हूँ आपको कि भ्रष्टाचारी पे काम करती है जनता दल, लेकिन आज तक किसी भ्रष्टाचारी को आपने जेल के पीछे पहुँचाया नहीं है। ये क्या है, इसके पीछे कुछ पर्दे के पीछे ऐसा क्या है? ऐसा है कि हमने गवर्नर तक को लिख के दिया बजट के मामले में, सरकारी कामकाज है, इत्मीनान से चलता है। सुरेश दादा जैन को 16 साल के बाद सजा हुई। ऐसा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, सब्र करना पड़ेगा, खाती जरूर जेल जाएंगे हम लोग, बराबर कहीं ना कहीं उसके पीछे लगे हुए हैं। और जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो बचेगा नहीं कानून की नज़रों से। हाँ, कुछ दिन वो आँख मिचौली जरूर खेलेगा। अभी जैसे कि अब देख रहे हो, भ्रष्टाचारी वक्त पे आने पर अपने जेल में जाएगा, आपकी बातें आवाम कबूल करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल कमज़ोर ज़रूर है। इसकी वजह यह है कि आप लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन आपके काम आप लोगों ने कभी नहीं बताई। ये क्यों नहीं ऐसा कि शहर की आवाम आपसे मुतासिर क्यों नहीं होती? शहर की आवाम हमसे बेइंतहा मुतासिर थी। तो आपकी सीट कहाँ पे आ चुकी? 6 बार हमें आमदार बनाया गया, 3 बार हमारा खासदार चुन कर गया, पहले मेयर हम बने, अपोजिशन पहला लीडर हमारा हुआ, लेकिन आपको पब्लिक ने इतना बुरा नकारा कि आज आपके 4 कारपोरेटर। ऐसा है कि सियासत है, नहीं 4 नहीं, आप भूल रहे हो, 7 कारपोरेटर है, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया, अभी फिलहाल 6। ऐसा है कि सियासत में ऊंच नीच लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी, आज जम्बू जेट मेजॉरिटी में। आवाम का फैसला है, हम उसको मानेंगे। अगर आवाम हमें कबूल नहीं करेगी, हम तमाम मुद्दे लेके फिर आवाम में जाएंगे, आवाम एक्सेप्ट करेगी, हम सच्चाई बहरहाल बताते रहेंगे। और आने वाला वक्त तो इंशाअल्लाह हमारा है। आप कह रहे हैं हमारी सीटें दुगना होंगी, ये मेरा दावा है, दुगना से ज़्यादा हो सकती है। आपके जज्बात की कदर करते हैं कि आपकी पार्टी जो भ्रष्टाचार मालेगांव शहर में किए जाते हैं उसके खिलाफ लड़ती है, और शायद आने वाले वक्तों में हमारे अबू शोएब निहाली साहब और उनकी पार्टी के लीडरान इस शहर में जो भ्रष्टाचार होते हैं, जो पार्टी करती है, उसका चेहरा बेनकाब करेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हमारी पार्टी इससे दुगनी बढ़ोतरी हासिल करेगी। हम देख रहे हैं मानव समाचार, आपको हम बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में फिर हम नए चेहरों को आपके सामने लाएंगे, नए चेहरों की बातें आपके सामने लाएंगे, उन्हें उनके दिली जज्बात आपके सामने लाएंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन का बटन दबा दें कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।